हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्जन के बारे में। रिकर्जन होता क्या है, कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले रिकर्जन होता क्या है। जब एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है तो उसको हम बोलते हैं रिकर्जन। और वो जो फंक्शन होता है जिससे हम बार बार कॉल कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्जन क्या है, बार बार एक फंक्शन का कॉल होना, उसको ही हम रिकर्जन बोलते हैं। कब तक, जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन जिसे हम बेस कंडीशन भी बोलते हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। अभी हम देखेंगे बेस कंडीशन होती क्या। फिर रिकर्जन हम कब यूज करते हैं, जब हमारी एक बिगर प्रॉब्लम कुछ सब स्मॉलर प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करती है तो हम रिकर्जन का यूज करते हैं। फिर हमारा आता है कि बिगर प्रॉब्लम कैसे डिपेंड करते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम से, वो कैसे पता चलेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने कहा एक फिबोनाची सीरीज है, उसका nth टर्म मुझे निकाल के दे दो। तो सबसे पहले फिबोनाची सीरीज क्या होती है, फिबोनाची सीरीज की 0th टर्म 0 होती है, 1th टर्म 1 होती है। अब 2th टर्म से लेके आगे तक कैसे निकलती है, 2th टर्म सम के इक्वल होती है किन दो टर्म्स के, 0th टर्म और 1th टर्म के। फिर 3th टर्म इक्वल होती है किसके, 1th और 2th टर्म के सम के। तो बेसिकली हमारी फिबोनाची सीरीज में nth टर्म n माइनस 1th और n माइनस 2th टर्म के सम के इक्वल होती है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैंने n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्यों बोला, क्योंकि n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1 के लिए हम जो टर्म्स निकाल रहे हैं दैट इज 0 एंड 1, वो किसी के दो टर्म्स के सम के इक्वल नहीं है। स्टार्टिंग में 0th टर्म 0 है और 1th टर्म 1 ही है। और यही एक्चुअल में हमारी बेस कंडीशन है। बेस कंडीशन क्या है, जो फर्दर आगे किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही, उसे हम बोलते हैं बेस कंडीशन। जैसे यहाँ पे 0th टर्म किसी फर्दर दो चीज पे डिपेंड नहीं कर रही, 1th टर्म भी नहीं कर रही, 2th से लेकर हमारी आगे जितनी भी टर्म्स है वो फर्दर हमारी स्मॉलर प्रॉब्लम्स पे डिपेंड कर रही है। तो उनके लिए एक्चुअल में हम रिकर्जन यूज करेंगे। हम बेस कंडीशंस जो है उनके लिए रिकर्जन यूज नहीं करेंगे। इनफैक्ट बेस कंडीशन आते ही हमें रुक जाना है और कोई वैल्यू रिटर्न कर देनी है। जैसे सपोज इस केस में मैं बोल रही हूँ कि मुझे nth टर्म फाइंड आउट करके ले आओ। सपोज मैं बोल रही हूँ मुझे 5th टर्म बता दो फिबोनाची सीरीज की। तो 5th टर्म क्योंकि ना तो 0 है ना ही 1, मतलब n इक्वल्स टू 5 है ना, हमें अगर 5th टर्म चाहिए तो n की वैल्यू ना ही 0 है ना ही 1। क्यों मैंने चेक करा, क्योंकि बेस कंडीशन है वो। अब अगर ऐसा नहीं है तो मैंने कहा 5th टर्म जो है इक्वल होगी किसके, सम के 4th टर्म और 3rd टर्म के। तो उन दोनों को पहले मैं कैलकुलेट करूंगी। कैसे कैलकुलेट करूंगी, उसके लिए फर्दर मैं यही फंक्शन कॉल करूंगी, फिबोनाची वाला। तो 4th टर्म मैं ऐसे निकाल लूंगी और 3rd टर्म भी ऐसे निकाल लूंगी। फिबोनाची ऑफ 4th टर्म निकालने के लिए मैं फिबोनाची ऑफ 4 के लिए फर्दर फंक्शन कॉल करूंगी। n इक्वल्स टू 4 है इस दिस टाइम, तो वो फर्दर अपना 3rd टर्म और 2nd टर्म कैलकुलेट करेगा 4th टर्म कैलकुलेट करने के लिए। फिर 3rd टर्म फर्दर 2nd और 1st टर्म कैलकुलेट करेगा और 2nd टर्म 1st और 0th टर्म। क्योंकि 1st और 0th टर्म हमारी बेस कंडीशन है तो यहाँ पे हम उसे डायरेक्टली रिटर्न कर जाएंगे। ऐसे ऐसे हमारा कुछ चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली यहाँ पर हमारी f ऑफ 5 हमें निकालना था, तो वो स्मॉलर प्रॉब्लम्स पे डिपेंड कर रहा है। किन दो स्मॉलर प्रॉब्लम्स पे, 4th टर्म और 3rd टर्म पे। तो ऐसी जब प्रॉब्लम्स आती हैं जहां पर हमारे बिगर प्रॉब्लम कहीं स्मॉलर प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करती है, तो हम उस केस में रिकर्जन यूज करते हैं, एक फंक्शन को दोबारा दोबारा कॉल करते हैं। ये हमारी होती है रिकर्सिव स्टेप और इसी स्टेप को हम रिकर्सिव स्टेप भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन वाला स्टेप। बेसिकली सबसे पहले मैंने ये चेक करा था कि n इक्वल्स टू 0 या 1 है या नहीं, क्योंकि वो मेरी बेस कंडीशन थी। फिर मैंने क्या करा, आगे उसको मैं कॉल करती गई 5th टर्म निकालने के लिए। पहले 3rd और 4th निकाल के लिया, फिर 3rd और 4th आगे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं। जैसे ही निकल जाती है उसके बाद मैं बोल रही हूँ 3rd और 4th टर्म का सम करके उसे रिटर्न कर दो। तो ये जो स्टेप है, दो टर्म्स तो आ तो गई हैं लेकिन उनका सम करके हमें रिटर्न करना है, तो ये हमारा स्मॉल कैलकुलेशन वाला स्टेप है। तो बेसिकली रिकर्जन 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है हमारा, बेस कंडीशन, रिकर्सिव स्टेप और कैलकुलेशन। सबसे पहले बेस कंडीशन देखेंगे, सेटिस्फाई हो जाती है तो डायरेक्टली उस वैल्यू को रिटर्न करेंगे जो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रिटर्न होगी। नेक्स्ट हम रिकर्सिव स्टेप देखेंगे, नेक्स्ट स्मॉल कैलकुलेशन। अब ये वर्क कैसे कर रहा होगा, अगर हमें कोई nth टर्म निकालनी है तो वो हम एक बार देखते हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है n इक्वल्स टू 4 का। मैंने कहा कि 4th टर्म मुझे लाके दे दो फिबोनाची सीरीज की। तो वो क्या करेगा, फर्दर दो टर्म पे कॉल करेगा किस पे, n माइनस 1th पे और n माइनस 2th पे।
ये इन दो टर्म्स पे सिर्फ तब कॉल करेगा जब हमारी n की वैल्यू 0 या 1 नहीं है। यहाँ पर क्योंकि हमें 4 की वैल्यू निकालनी थी फिबोनाची सीरीज की फोर्थ टर्म की, जो कि 0 या 1 नहीं है, तो यहाँ पे मेरी इफ कंडीशन में वो गया ही नहीं, वो नीचे आया int a इक्वल्स टू फिब ऑफ 3। तो उसने क्या करा, सबसे पहले फिब ऑफ 3 ये फंक्शन दोबारा कॉल कर दिया। अब इतने क्या होगा, ये जो फिब ऑफ 4 वाला फंक्शन है ये वाला, ये हमारा वेट कर रहा है फिब ऑफ 3 की वैल्यू के आने का। तो अब क्या हुआ, फिब ऑफ यही फंक्शन कॉल हुआ और जब कॉल हुआ तो 3 वैल्यू पास हुई, क्योंकि फिब ऑफ 4 ने n-1 पास करा। तो जब कॉल हुआ इस फंक्शन में n की वैल्यू 3 रिसीव हुई, इसने भेजा n-1 मतलब 4। तो जब ये फंक्शन में रिसीव हुई, यहाँ पर हमारा इंट n होता था, n में यहाँ पे क्या रिसीव हुआ, n-1 विच इज 3। तो अब फिब ऑफ 3 के लिए उसने फिर से बेस कंडीशन चेक करी, क्योंकि n इक्वल्स टू 0 या 1 नहीं है, 3 है। तो वो फर्दर क्या करेगा, नीचे आएगा a इक्वल्स टू फिब ऑफ 2 पे कॉल करेगा। अभी b की वैल्यू नहीं आई है, अभी सिर्फ a इक्वल्स टू फिब ऑफ 2 वाले स्टेप पर ही हमारा रुका हुआ है और वो वेट कर रहा है फिब ऑफ 2 की वैल्यू के आने का। तो अब वो आगे कॉल करेगा किस पे, इस फिब ऑफ 2 वाले फंक्शन पे। फिब ऑफ 2 पे हमने फिर से बेस कंडीशन को चेक करा, 0 या 1 नहीं है, तो वो भी नीचे आएगा, a की वैल्यू फिब ऑफ 1 पे कॉल करेगा। और ये वाला फंक्शन भी अब हमारा वेट कर रहा है किसके आने का, फिब ऑफ 1 के। अब फिब ऑफ 1 पे जब हमने कॉल करा तो n इक्वल्स टू 1 जो मिली है हमें, इतने हमारे ये 3 ब्लॉक्स बैठे हुए वेट कर रहे हैं। तो फिब ऑफ 1 में अगर हम ध्यान से देखें, n इक्वल्स टू 1 बेस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगी इस बारी। दैट इज n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1 पे हम डायरेक्टली रिटर्न करवा रहे थे n, क्योंकि 1th टर्म हमारी 1 थी और 0th टर्म 0। तो यहाँ पे जैसे ही हमें 1 वैल्यू रिसीव हुई, n इक्वल्स टू 1, फिबोनाची ऑफ 1th टर्म हमें बताओ, तो हमने डायरेक्टली 1 को रिटर्न कर दिया। ये 1 कहाँ पर गया है, फिब ऑफ 2 वाले ब्लॉक में a इक्वल्स टू 1 आ चुका है हमारा। अब क्या होगा, वो नीचे आएगा, b इक्वल्स टू फिब ऑफ 0 पे कॉल करेगा। इतने अब ये फंक्शन बैठा हुआ वेट करेगा। तो फिब ऑफ 0 की वैल्यू पे जब हमने कॉल करा, ये भी बेस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा और डायरेक्टली 0 रिटर्न कर जाएगा। अब ये 0 वैल्यू रिसीव किस में हुई है, हमारी b में रिसीव हुई है। तो ये जो ब्लॉक था फिब ऑफ 2, इसने a प्लस b को रिटर्न करा। a पे हमारे पास क्या पड़ा था 1 और b पे हमारे पास क्या पड़ा है 0। तो इसने 1 प्लस 0 रिटर्न कर दिया किस ब्लॉक को, फिब ऑफ 3 पे। अब इस फिब ऑफ 2 वाला फंक्शन का काम यहाँ पे इस ब्लॉक का काम खत्म हो गया है, इन दोनों ब्लॉक्स का भी काम खत्म हो चुका है और इन दोनों ब्लॉक्स का भी। अब यहाँ पर जब हम आए तो हमें a में वैल्यू मिल चुकी है क्या, 1, दैट इज फिब ऑफ 2। अब ये नीचे आएगा, फिब ऑफ 1 पे कॉल करेगा इस वाले ब्लॉक पे। तो इस वाले ब्लॉक पे जब हम आए तो हमने देखा बेस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया 1 को। तो अब इसके b में भी 1 पड़ा है और a में भी 1 पड़ा है। तो इसने फिब ऑफ 3 को रिटर्न करा विच इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो इस वाले ब्लॉक का भी अब काम खत्म हो गया और इस वाले ब्लॉक को इसने क्या रिटर्न करा है हमें, यहाँ पे 2 रिटर्न करा। ये फिब ऑफ 4 में a की वैल्यू हमारे पास अब आ चुकी है 2। तो अब वो क्या करेगा, नीचे आएगा, b पे कॉल करेगा किस पे, फिब ऑफ 2 पे। तो अब वो यहाँ पे कॉल करेगा। इस वाले फंक्शन में क्या होगा, उसने बेस कंडीशन चेक करी, n इक्वल्स टू 0 या 1 नहीं है, तो इसने फर्दर a इक्वल्स टू फिब ऑफ 1 पे कॉल करा। यहाँ पे इसने आके देखा बेस कंडीशन है, तो इसने डायरेक्टली 1 रिटर्न कर दिया और इसका काम खत्म। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या आ चुका है हमारे पास 1। फिर इसने क्या करा, नीचे आया, फिब ऑफ 0 पे कॉल करा। फिर इस वाले केस में भी यहाँ पे हमारी बेस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है n इक्वल्स टू 0 के लिए, तो उसने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया 0। तो यहाँ पे हमारे पास b में क्या आ चुका है 0। अब इसने a प्लस बी रिटर्न करा होगा विच इज 1। तो यहाँ पे b में इसके पास क्या आ चुका है 1। और इसने फर्दर क्या करा, a प्लस बी रिटर्न कर दिया विच इज 2 प्लस 1 3। तो हमारा फिब ऑफ 4 एक्चुअल में 3 है। अब इसने ये वैल्यू किसको रिटर्न करी होगी, इसने ये वैल्यू मेन फंक्शन को रिटर्न करी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा फिब ऑफ 4 मेन फंक्शन ने कॉल करा होगा n की वैल्यू लेकर। अब अगर हम ध्यान से देखें, फिब ऑफ 4 की वैल्यू हमने निकाली है 3। तो 0th टर्म अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है, 0 है हमारी, 1th टर्म 1 है, 2th टर्म 1 है, 3rd टर्म 2 है और 4th टर्म यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें 3 ही है। तो हमने जो वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है। तो हमने कुछ नहीं करा, हमें फिब ऑफ 4 चाहिए था। सबसे पहले हमने बेस कंडीशन चेक करी, फॉल्स होती है तो फिब ऑफ 3 पे कॉल करा। फिब ऑफ 3 ने फर्दर 2 कॉल्स करे, 2 और 1। फिर 2 और 1 ने अगर 1 की बेस कंडीशन फुलफिल होगी तो उसने डायरेक्टली रिटर्न करा। 2 ने फर्दर 2 कॉल करे 1 और 0 पे। जैसे ही बेस कंडीशन सेटिस्फाई उन्होंने रिटर्न करा, इन्होंने फिर फर्दर a प्लस बी को रिटर्न करा। हर स्टेप में यही हो रहा है, 3 स्टेप्स होते जा रहे हैं जब तक बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर हम ध्यान से देखें, हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि बेस कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे हमारे ये दोनों a प्लस बी रिकर्सिव स्टेप्स क्या होंगे, फिर हमारा कैलकुलेशन स्मॉल क्या होगा।
हमें इस प्रोसीजर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये जो बीच का पार्ट हो रहा है, हमारा काम बेस कंडीशन को चेक करना है। यहाँ पे ये फिब ऑफ 1 और फिब ऑफ 0 और रिकर्सिव स्टेप्स और स्मॉल कैलकुलेशन, ये बीच का प्रोसेस एक बार ही समझ आ गया तो हमें बार बार उसको डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि कैसे वर्क कर रहा होगा। मान के चलो कि अपने आप फिब ऑफ 3 और 2 कैलकुलेट होकर आ जाएंगे और हमें फिब ऑफ 4 की वैल्यू में बस डायरेक्टली उनका सम रिटर्न करना है। हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे आएगा। सिर्फ इन 3 स्टेप्स को याद रखो, बेस कंडीशन, रिकर्सिव स्टेप और कैलकुलेशन। तो ये है मेरा यहाँ पे, अगर मैं देखूँ सूडो कोड फिबोनाची फंक्शन में हमें एक n मिलेगा। बेस कंडीशन 0 या 1 होती है तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो, वरना रिकर्सिव स्टेप्स पहले फिब ऑफ n-1 कैलकुलेट करके लाओ, फिर फिब ऑफ n-2 कैलकुलेट करके लाओ, फिर a प्लस b को रिटर्न कर दो। ठीक है, एक बार ये इसका कोड देख लेते हैं हम लोग। मैंने क्या करा, मेन में एक n वैल्यू रिसीव करी यूजर से। ये n क्या है, फिबोनाची सीरीज की मुझे nth टर्म जो कैलकुलेट करनी है ये वही n है। तो मैंने यूजर से n ले लिया, फिर मैंने अपना फिबोनाची फंक्शन कॉल करा और उसे अपनी ही n की वैल्यू दे दी। ठीक है, तो अब फिबोनाची फंक्शन ने n रिसीव करा nth टर्म निकालने के लिए। बेस कंडीशन चेक करी कि अगर n की वैल्यू 0 या 1 है तो मैं, अगर 0 या 1th टर्म बतानी है तो डायरेक्टली n को ही रिटर्न कर दो। दैट इज कि अगर 0th टर्म है तो 0 रिटर्न करो, 1th टर्म है तो 1 रिटर्न करो। यही हमारी बेस कंडीशन है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा बेस कंडीशन के बाद, रिकर्सिव स्टेप, कि अगर n इक्वल टू 0 या 1 नहीं है तो पहले n-1 और n-2 टर्म कैलकुलेट करके लाओ इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करके। फिर हमें क्या करना है, अपनी स्मॉल कैलकुलेशन कि इन a प्लस बी दैट इज n-1 टर्म और n-2 सम का सम करके हमें रिटर्न कर दो। तो ये हमारा कोड का लॉजिक था। एक बार रन करते हैं। n इक्वल्स टू 4 के लिए ही देखते हैं। तो n इक्वल्स टू 4 के लिए हमने देखा था 3 ही आ रहा था, हमारा कोड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो बस इतना ध्यान रखो, रिकर्जन कब यूज करना है, जब हमारी बिगर प्रॉब्लम स्मॉलर प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करती है। कैसे यूज करना है, 3 स्टेप्स में, बेस कंडीशन, रिकर्सिव स्टेप और स्मॉल कैलकुलेशन। इतना याद रखोगे रिकर्जन के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप लॉजिक क्लियर है। नहीं हुआ एक बारी तो दोबारा देख लो, खुद एक बारी कॉपी पेन लेकर देखो कि कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं, कौन कौन वेट कर रहा है किस वैल्यू के आने का और कैसे वो रिटर्न कर रहा है, कैसे 3 स्टेप्स में हमारी प्रॉब्लम डिवाइड हुई है। एक बार ही देखोगे खुद से ट्राई रन करके पे कॉपी पेन लेकर तो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।